हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के भूगोल के तीसरे चैप्टर की, जो है अफवाह। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने काफ़ी बात करी, बाकी चैप्टरों को भी हमने समझा। तो अब आज हम समझेंगे तीसरे चैप्टर को, अफवाह किसे कहते हैं। चैप्टर का भी नाम भी अफवाह है और टॉपिक का नाम भी अफवाह है। तो अफवाह का मतलब होता है, वह शब्द होता है जो क्षेत्र के नदी तंत्र मतलब जहाँ से नदियाँ बहती हैं, जैसे कि वो जल का निकास, नदियाँ, नालों एवं जल धाराओं के रूप में बहना, मतलब जो बहती है ना नदियाँ, तो उन्हीं को जल तंत्र कहा जाता है। भारत में अफवाह तंत्र भारतीय नदियों के दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। मतलब दो मुख्य भागों में कौन कौन सी है, एक हिमालय और एक प्रायद्वीपीय। अभी हम पहले जानेंगे किसकी, हिमालय नदियों की विशेषताएं। तो हम इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है, ये है कि हिमालय की अधिकतर नदियां बाहर अब हम जानते हैं इनकी विशेषता, हिमालय की विशेषता है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती है। बारहमासी का मतलब होता है जो हर साल बहती रहती है, हर साल हर महीने बहती रहती है। इस पर कोई वो नहीं होता, कोई मौसम नहीं होता, ये बहती रहेगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब हिमालय पर्वत पे। जो उसके पहाड़ होते हैं ना, तो उससे जो बर्फ पिघल कर गिरती रहती है, तो उसी से जो नदी बहती है उसी को बारहमासी नदी कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें बर्फ भर पानी रहता है, क्योंकि इनमें बारिश के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम से पानी प्राप्त होता है। तो समझ आया फ्रेंड्स। हिमालय की दो मुख्य नदियां सींध तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी भाग में निकलती है। हिमालय का जो उत्तरी भाग है ना, आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला मैंने बता रखा है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सींध तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी भाग में। मैंने आपको दिखाया होगा, हिमालय ऐसे जा रहा था, ठीक है ना, मतलब पूरा कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो उसके उत्तरी भाग में बहती है। उत्तरी भाग मतलब उसके ऊपरी भाग में है हिमालय के। तो हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्री हमारे अरुणाचल प्रदेश, और हमारी कश्मीर में कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये दो नदियां बहती है। तो इन नदियों में पर्वतों को काटकर गोजों का निर्माण किया जाता है। गोजो किसे कहते हैं आपने देखा होगा, चलो अब मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ गोजो किसे कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है आपको, ये दो नदियां हैं, मतलब दो पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में से काट कर जो नदी बहती है ना, तो उसी को गोजो कहा जाता है। तो हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ये दो पहाड़ के बीच में सारा नदी का स्रोत, मतलब नदी कहाँ से आ रही है, नदी बह रही है। तो क्या है, इसका ऊपरी भाग ये तीन भागों में बांटा जाता है। ऊपरी भाग, दूसरे भाग के अंदर क्या है, ये नदी बहती हुई आ रही है, पर क्या है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये एस आकार की दिख रही होगी आपको, एस आकार की तो है, जिसका नाम हम दे देते हैं विस्पर्प। ठीक है, विस्पर्प नाम देने के बाद इसके तीसरे भाग के अंदर देखते हैं झील को, कि आपको दिख रही होगी, आपको यू आकार की झील दिख रही होगी, इसको गोखुर झील कहा गया है। जैसे गाय का जो आपने देखा होगा पैर का जो होता है ना, गोखुर सा, उसी के ऊपर नाम दे दिया जाता है। क्यों होता है, जो नदियाँ आती है बहती हुई, तो अपने साथ कूड़ा कचरा ये सब लेके आती है, तो वो नदियों का, उसका झीलों का निर्माण करती है। इसी वजह से गोखुर झील का नाम दिया गया उसके वजह से। तो अब इसके नीचे जब आती है, जब अंत होता है इसका आते आते, तो ये क्या है, वाई आकार में बढ़ जाती है। वाई आकार में समझे ना, मतलब नदी आ रही है और ये ऐसे बढ़ गई, तो उसका उल्टा वाई कह लो, ऐसे करके ऐसे कह लो, तो ये बढ़ रही है ना, तो इसको डेल्टा कहते हैं। जो ये क्या है, नदियाँ बढ़ती चली जाती है अलग अलग भागों में। एक नदी आई और धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो उसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने डीपली समझा। अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं फिर। इन नदियों में पर्वतों के काटकर गोजों का निर्माण किया जाता है। अभी मैंने गोजों को समझाया है। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में बालू बहा कर लाती है। आपको हमने बताया कूड़ा कचरा बालू, ये क्या है, ये गोजों का निर्माण करती है और नई नई झीलें बनाती है। अब पता लग गया होगा आपको कि झील कैसे बनती है। ठीक है, ये अपने मध्य एवं निचले भागों में विस्पर्प एवं गोखुर झीलों का निर्माण करती है। अंत में ये नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये ऊपर बता दिया था, अभी चित्र के द्वारा समझाया भी था। तो देखते हैं अब इसकी प्राय नदियां। हमने अभी हिमालय नदियों के बारे में समझा, उनकी विशेषताएं के बारे में जाना। अगर पेपर में अगर आपके आ जाए कि
हिमालय नदियों की विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो आप उसको बेचिंतित होकर इस नोट को लिख दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। पास नहीं, अच्छे नंबर आएंगे। आप करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती है। अब देखिए, हमने तो ध्यान था उनको वो 12 मासी होती है, पर ये होती है मौसमी। जब अगर मौसम में बारिश हुई तो ये नदी होगी, नहीं तो ये सूख जाएगी। इनका भाव बारिश पर निर्भर होता था। हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई कम होती थी। जो हिमालय नदियाँ लंबी लंबी होती थी, पर इनकी लंबाई कम हुआ करती थी, क्योंकि ये 12 मासी नहीं होती है ना, वो तो बहती रहती है, इसलिए लंबी होती चली जाती है। पर ये क्या है, जब तक रहेगी, जब तक बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होगी, तो इसी वजह से तो फैलेगी वो। ठीक है, हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई कम है, और ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है। आपको मैंने बता रखा है पश्चिम की तरफ बहना, समझ रहे हो ना, पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहती चली जाती है। अब जानते हैं हम इनकी विशेषता, तो समझ गए हम। अब हम हिमालय नदियाँ क्या कौन कौन सी है इनके बारे में जानते हैं। पहले हमने विशेषताएं करी थी। प्रायद्वीप के बारे में विशेषता आ जाए तो आप ये 4 लाइन लिख देना, अगर उसमें आ जाए तो आप वो 5 लाइन लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं अपने, आपको अच्छे से समझ आए तो, बाकी इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अब जानते हैं हम हिमालय नदियों के बारे में। सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर चित्र के निकट तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर आपने सुना होगा, झील भी सुनी होगी। मानसरोवर से निकट से निकलती हुई तिब्बत नदी है। ये कहाँ है, उधर, ये इधर से आ रही है और ये ऐसे बहती हुई चली जाती है। ये हमारा क्या भारत है, ये कश्मीर है, और ये हमारा तिब्बत माना जाता है, ऐसे तो बाहर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिम की तरफ बहती है। ये नदी जम्मू से कश्मीर, लद्दाख से भारत आती है। तो आपको मैं चित्र में दिखा दूं, मैंने चित्र लगा रखा है इसमें, ये देखिए, ये कहाँ से आ रही है, ये तिब्बत मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये तिब्बत से होती हुई ऐसे 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 बह रही है, दिख रही है फ्रेंड्स, ये तिब्बत से आ रही है। और फिर इसकी सहायक नदियाँ तो आपको पता लग गया, सतलुज, रावी, चेनाब, ये भी आपको आगे टॉपिक में पता लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लगा कि कौन कौन सी झील है। बूलर झील, ये झील के नाम क्या ऐसे पड़े हैं, ब्यास नदियाँ, सब इसी से रिलेटिव है कि किस तरीके से पड़ी है। और हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है। ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, इधर से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, जो नाम होगा इसका मैं अभी समझाऊंगा आपको, अभी क्योंकि उस पर नहीं जाना है। अभी हम जो समझ रहे हैं उस चीज़ को देखिए, आपको चित्र में दिख गया होगा। अब हम चलते हैं ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने चित्र से बता दिया, समझा दिया है, आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे। इसकी पहले नदी थी सिंधु नदी, कहाँ से, तिब्बत से होती हुई आ रही है। पता लग गया ना, तिब्बत यहाँ है हमारा, और ये बहती हुई ऐसे आ रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लद्दाख होती हुई भारत से आती हुई सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलतिस्तान से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्रों में से बाहर निकलती है। आपको मैंने अभी मैप दिखाया था, ऐसे करके पूरा मैप था, जैसे ये बना हुआ है, ये भारत मान लीजिए बस ऐसी, और ये हमारा लद्दाख है, ये कश्मीर होते हुए है ना, तो फिर ये बलूचिस्तान होती हुई ऐसे अटकते हुए निकल जाती है, ऐसे मतलब भाई ऐसे भाई और निकल गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था चित्र के अंदर, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, झेलम सिंधु के है ना, सिंधु नदी की, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम। ठीक है ना फ्रेंड्स, अंत में कराची से पूर्व और अरब सागर में मिल जाती है। ये कौन सी नदियाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरब सागर में बहने वाली नदियों के नाम बताइए, तो आप किस किस के नाम लेंगे, जो मैंने अभी नाम बताए हैं, ये सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, तो ये सब उसी से रिलेटिव है। तो कहाँ बह रही है, ये अरब सागर में चली जाती है जाकर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का ये। अब बात करते हैं हम गंगा नदी की। इसकी मुख्य धारा भागीरथी हिमनद से निकलती है। भागीरथी हिमनद, तो आपने सुना होगा कि भागीरथी हिमनद कहाँ से आ रही है, ऊपर से। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसे मिलती है। हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भागों में छोड़कर मैदान में आती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा से मिलती है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको नदियाँ दिख रही होगी, ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारी आ रही है, उत्तराखंड होती हुई आ रही है ना,
ये इसकी क्या है, सहायक नदी मानी जाती है यमुना वाली। ये ऐसे आ रही है और इसकी सहायक नदियों को देखो, सोन नदी, कोलबरी, गोगरा, है ना, बेतावी। तो इसकी जो ये बहती हुई जा रही है ना, ये देखिए बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बदल जाता है। तो आपको पता लग गया कि हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भागों से छोड़कर मैदानों में आती है, मतलब वहां से बहती हुई नीचे आती चली जाती है और फिर अपने क्षेत्र में होती चली जाती है। काशी भी नाम सुना होगा आपने, वहां से होती हुई वहां निकल जाती है और फिर अपने मैदान से चली जाती है। हिमालय में निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा से मिलती है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, मैंने आपको बताया था। अभी ये भी सब हिमालय से होती हुई आ रही है ना। अब बात करते हैं हम यमुना नदी की। ये गंगा के दाहिने किनारे बहती है। ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल जब हमारा इंडिया का हिस्सा था तब हम इसी मानते थे, पर नेपाल के हिमालय से मिलती है, ऐसे बहती हुई निकल जाती है ना। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन देती है। ये नदियों के नाम जो बताया गया है ना, ये उपजाऊपन वाली मिट्टियां करती है, ठीक है ना। ये नदियां गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की परखा तक बहती है। पश्चिम बंगाल तो आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल तक, वहां तक परखा तक बहती है। तो ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जब ये नदी ऐसे बहती हुई आती है तो ऐसे दो बैठ जाती है, जैसे आई, ये ऐसे आती चले गई और वहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके, ठीक है ना फ्रेंड्स। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आकार इसमें मिल जाती है। अब ये क्या हुआ, ब्रह्मपुत्री इससे मिल जाती है आकर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब ये बंगाल से उसमें होती है, बांग्लादेश में जाकर दो धारा में होती है। एक तो उसकी धारा वहां चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और ये आती है बांग्लादेश में। तो वहां पे हमारी कौन सी नदी आ रही, ब्रह्मपुत्री। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने से पहले मेघना नाम से जाने जाते हैं। समुद्र में मिलने वाली होती है तो इसको नाम क्या दिया जाता है, मेघना, ठीक है ना। आपने मेघना नदी सुना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी मैं आपको चित्र में दिखा दूंगा। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है लास्ट में, जब वो नाम उसका होता है, जब बंगाल से होने को होती है तो बंगाल की खाड़ी में नाम मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अरुणाचल में इसे तिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिवांग, लोही, वेनुला नदियों मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। जब असम में क्या है, ब्रह्मपुत्री का नाम रख दिया जाता है फिर, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्री बन जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। प्रायद्वीप नदियाँ, अब आपने समझा उनके हिमालय नदियों के बारे में कि हिमालय नदियाँ कौन कौन सी होती है। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, उसको सीक्वेंस से देंगे। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप मुझे ट्रिक भी दे दीजिएगा, जैसे कि मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, प्रायद्वीप नदियों के महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये तीन, ठीक है, चारों नदियां। तो ये प्रायद्वीप नदियां हैं। प्रायद्वीप नदियों तो आपको पता लग गया होगा, ये किस पे आश्रित रहती है, वर्षा पर। वर्षा होगी तो ये बहती रहेगी, वर्षा नहीं होगी तो सूख जाएगी। तो मुख्य नदियां हमारी कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अब इनके बारे में बात करते हैं। पहले करते हैं नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे इनके बारे में कि ये नदियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्योंकि ये महानदी तो मैंने बताया आपको, चार नदियां कौन बह जाती है, पर इनकी भी सहायक नदियां होती है। मध्य प्रदेश से अमरकंट पहाड़ी के पास से निकलती है। अमरकंट पहाड़ी सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है नर्मदा नदी। अगर पेपर में आ जाए कि नर्मदा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है तो आप मध्य प्रदेश कर दीजिए, और अगर डीपली पूछता है तो अमरकंट पहाड़ी के साथ साथ बता दीजिएगा। नर्मदा की सहायक नदियां बहुत छोटी है। सहायक नदियां मतलब होता है जैसे कि इसके साथ की और नदियां बन जाती है, मतलब नए नए रूप ले लेती है, तो इनको सहायक नदियां मिल जाती है नदियों से मिलकर, ठीक है फ्रेंड्स। जबलपुर में गुजरात तक फैलती है, ठीक है। जबलपुर में गहरे गर्ज से, गोर सुन लिया होगा, पहले गोर से बहती है और जहां तक तीव्र ढाल से गिरती है वहां
धुआंधार झरना बनती है। झरना सब समझ गए होंगे ना, झरना क्यों बनता है, इसी वजह से झरना बनता है। वहाँ गोर्ज से क्या गिर रही है, गोर्ज तो पता लग गया होगा, है ना फ्रेंड्स। दो गोर्ज ऐसे बहती हुई जा रही है, तो क्या है, बहुत तेजी में आ रही है तो झरना बना देती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं हम तापी नदी की। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। श्रृंखला मतलब पहाड़ों से निकलती है। इसकी लंबाई बहुत कम है, बहुत छोटी होती है, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, और ये इसका नाम तापी नदी कहा गया। अगर पूछा जाए कि तापी नदी कहाँ पर स्थित है तो आप मध्य प्रदेश बता दीजिएगा। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। वहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती हुई गुजरात तक चली जाती है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र तक, तो वहाँ से ऐसे घूमती घूमती इधर आ जाती है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई है 860 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको मैं दिखाई दूं कि ये नदियों के बारे में कि कौन सी कहाँ पर है। आप देखिए नर्मदा नदी कहाँ से बह रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा हिस्सा हो रहा है। और तापी नदी भी देखिए कहाँ से बह रही है, मतलब हमारा मध्य प्रदेश, आप मैप समझ पा रहे होगे मध्य प्रदेश कहाँ है, ये हमारा मध्य प्रदेश होता है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश से बहती हुई निकल रही है ना दोनों नदियाँ, नर्मदा और तापी। और फिर क्या नाम दे दिया जाएगा इनको, दो नदियों के नाम हो जाते हैं, और जिनकी सहायक नदियों के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी नदियाँ कहाँ चली जाती है, अरब सागर में बह जाती है जाकर। अब बात करते हैं हम गोदावरी नदी की। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। लंबाई है 1500 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सहायक नदियों से पूर्णबागा, मांजरा और वैनगंगा, पैनगंगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में बहती है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों स्टेट होते हैं ना, चारों स्टेटों को ये कवर कर लेती है, पूरे स्टेट को, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गोदावरी। गोदावरी मतलब छोटी गंगा, और ये आधा हिस्सा ही माना जाता है गंगा के। गंगा जितना बहती है, गंगा के हाफ है ये, मतलब आधा। तो बात करते हैं हम कृष्णा नदी की। महाराष्ट्र के मालेश्वर के पास से निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबाई की है। आपने 1500 सुनी थी, अब इससे छोटी कौन सी है, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है ये, और तुंगभद्र इसकी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुंगभद्र नदी के बारे में बताओ, तो आप बता दे देना कि तुंगभद्र नदी कृष्णा की सहायक नदी है, उसके बारे में डीपली नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। ये पश्चिमी घाट की बहगिदी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अभी हमने सुना था वो नदियाँ कौन सी में जा रही थी, अरब सागर में। अब ये कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये दक्षिण में और ये राइट हैंड जाती है, ठीक है ना, वो लेफ्ट हैंड में होती है। तमिलनाडु से दक्षिण की बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई है 760, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी लंबाई कितनी है, 760। क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको प्रॉपर लिख दीजिएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 नंबर में पूछ लिया जाता है ये। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इनके झीलों की। अब झील का आपको पता लग चुका है कि झीलों का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। वो भाव करके ले आती, बालू पत्थर और ये सब चीज़ों को भाव के लाने के बाद क्या होता है, जब नदियाँ लाती है तो झीलों का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं इनके झीलों की विशेषताओं के बारे में। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये 6 दिख रहा होगा, तो इसको मत लिख लीजिएगा, और ना ये 3 लिख लीजिएगा, थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा था नोट्स, तो ये हो गया है, तो इसको आप मत लिख दीजिएगा, ठीक है। आप नोट्स ये ऐसे सही है, बाकी ये सही नहीं था, ठीक है ना फ्रेंड्स। मीठे पानी की अधिकतर झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये हिमनियों से बनी हैं। जो हिमनियाँ होती है आपको पता है ना, जब ये हिमनियाँ होती है ना, तो हिमनियों से पिघलता है, जो देखिए ये पिघलने वाले जो हिमनियाँ होती है, यहाँ से बहने वाली जो होती है ना, तो झीलों का निर्माण पता है ना आपको कैसे होता है। तो झीलों का निर्माण होता है तो हमारा पानी मीठा होता है उसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की बूलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अब आपसे पूछे ले जाए कि एमसीक्यू में ही पूछ ले जाए कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली भारत की, अगर यही पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है, तो आप कौन सी बोलेंगे, बूलर झील। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया कि बूलर झील कहाँ है, ये दिख रहा है बूलर झील, ये इसकी बूलर झील है ना फ्रेंड्स।
राजस्थान की सांभर झील लवणीय नमकीन है। लवणीय मतलब नमकीन है। सबसे ज्यादा नमकीन झील पूछी जाए तो राजस्थान में बता दीजिएगा, ठीक है, सांभर झील के नाम से है। सांभर झील आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए आपको झील दिख रही होगी, ये छोटी सी है ना, यही झील है। और आपको इसमें दिख रही होगी बुलर झील। जो झील है ना ये प्रकार से दिखाई गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं झीलों के लाभ। झीलों के क्या लाभ होते हैं? झीलों से अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। अब बाढ़ आएगी तो झील में बहेगा पानी, और झील तो आपको पता है गहरी होती है और पानी को रोक लेती है। पानी से बिजली बनाई जा सकती है, बिल्कुल पानी से बिजली बनाते हैं आज भी हम। देखिए दिल्ली के अंदर, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली के अंदर पानी से तो झीलें बननी, वो पानी से ही तो बिजली बननी है। झीलों से पर्यटनों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन मतलब आने जाने वाले टूरिस्ट होते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके क्या लोग झीलों को देखने आया करते हैं, तो उससे और बढ़ावा मिलता है। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं जो आपको लगता है, ठीक है। मैंने तो छोटे पॉइंट 3 बता दिए, बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। नदियों के लाभ बताइए। नदियाँ सिंचाई के काम आती है, नौ संचालन के काम आती है। नौ संचालन मतलब नाव को बहाने के काम आती है ना, आना जाना आयात निर्यात के लिए। बिजली बनाना, नदियों का मैंने पूछा था झीलों का क्या होता है, तो नदी भी होती है ना, नदी से भी तो बना सकते हैं बिजली, ठीक है फ्रेंड्स। अब नदियों का प्रदूषण किस किस से होता है? उद्योगों का कचरा। अब जैसे कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री मैंने देखा है मोस्टली फैक्ट्रियों के जितने भी है वो गंदा नाले के रूप में बन जाती है। वो जो थोड़ी सी बहने वाली नहर भी होगी ना, वो भी गंदा नाला सा बन जाती है। क्योंकि मैंने आंखों देखी है कि जो ये गलत होता है, जो जितने भी केमिकल होता है नदियों में बहता है, जिससे प्रदूषण होता है। प्रदूषित होगा तो जानवर उसे पिएंगे तो वो भी प्रदूषित होते चले जाएंगे और हमारे लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि हम भी तो वही पानी पी जाते हैं। जो ये गलत है, ठीक है, इस पर रोक लगानी चाहिए। घरेलू कचरा हम क्या करते हैं? अब घरेलू कचरा हम फेंक देते हैं, नालियों में फेंकते चले जाएंगे और फिर झीलों में फेंक देते हैं, है ना। अपना घर का कचरा होता है, सोचते हैं बहुत सफा कर लिया, अपना घर तो साफ कर लिया, पर हम ये नहीं जानते कि हम अपनी ही गंगा को, अपनी ही नदियों को कचरे में बदल रहे हैं। धार्मिक कारण आपने देखा होगा, हिंदू प्रथा के अंदर ज्यादातर ये कहा जाता है कि किसी चीज जैसे धार्मिक चीजों को बहाना नहीं चाहिए, मतलब बहा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उनको हेल्प हो एनसीईआरटी नोट्स की। एनसीईआरटी बुक से मैंने नोट्स से मैंने ये बनाए हुए हैं, तो आप फ्रेंड्स इसको जरूर देखिएगा।